नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है, जो भी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ आप लोगों का, उसमें जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चन, उनके एक बार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो चेक करते हैं। पेपर इस बार का बहुत ही अच्छा पेपर आया है और टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन है आप लोग देखोगे कि एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। पैराडाइम शिफ्ट होने का मतलब है कि जो क्वेश्चन 2011 में पूछे जाते थे उनसे बिल्कुल ही अपोजिट क्वेश्चन 2022 में आए। और अब जो है आपने खुद ने पेपर देने के बाद एनालाइज किया होगा कि यदि आप लोगों के पास में सिर्फ आपके पास में फैक्ट्स हैं तो उन सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। जैसे कि ये परिभाषा किसने दी थी, ये विधि किसकी है, इसको किसने इन्वेंट किया था, आप देखोगे इस तरह का एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं पूछा गया इस बार। और सारे क्वेश्चन जो है वो आपके अवबोध और एप्लीकेशन, जो अनुप्रयोग स्तर के क्वेश्चन है इसके अंदर सारे के सारे। ठीक है, तो पहले एक बार अपन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद में जो बाकी चीजें और उसके रिलेटेड पेपर के रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे। देखो, जो पहला प्रश्न आया था कि एक गणित अध्यापक विद्यालय के खाली स्थान पर बगीचा बनाकर गणित विषय सिखाना चाहते हैं। इस हेतु कौन सी शिक्षण विधि उन्हें अपनानी चाहिए। अब देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन का कोर क्या है, आपको पूछा गया शिक्षण विधि। ठीक है, यानी मेथड की बात हो रही है यहां पे। क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय के खाली स्थान पर बगीचा बनाकर, यानी टीचर क्या चाह रहा है, क्लासरूम से बाहर जाके खाली स्थान पे बगीचा बनाना चाह रहा है पहले, उसमें फिर बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है। और यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि आप लोगों ने एनालाइज किए होंगे, आपके पास में पढ़े होंगे, तो सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन 2011 के अंदर एक पेपर के अंदर आया था कि उसमें लिखा हुआ था लेइंग आउट द गार्डन्स एंड कलेक्टिंग द सीड्स। बीजों को एकत्र करके टीचर पढ़ाना चाहता है तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी। एज इट इज ये सवाल जो है, इस सवाल का ओरिजिनेशन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ है ये। तो बार बार जो आपके पास में सबसे रेफरेंस मटेरियल है, सबसे जो आपके पास में कि भाई हाँ ये सबसे प्रमाणिक चीज है, वो है आपके पुराने सालों के पेपर। यदि पुराने सालों के पेपर आप एनालाइज करे होंगे या आपने पढ़े होंगे तो आप देखोगे कि अधिकतर सवालों का जो ओरिजिनेशन है, जो उनका उद्गम है, वो आपके उन्हीं सवालों में से होके आया है। बहुत ही आसान सा सवाल है, कौन सी विधि है, प्रायोजना विधि के अंदर। ये सारी की सारी तीनों जो विधियां हैं, ये क्लासरूम की विधि है, इसमें टीचर क्लास में पढ़ाता है, और प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड जो है वो मेथड है जो क्लासरूम से बाहर जाके सिखाया जाता है। ठीक है, और आप ये देखिए कि इस बार के पेपर में सिर्फ प्रायोजना विधि से 2 सवाल आ गए, यानी यदि 20 सवाल पूरे टीचिंग मेथड में से आए हैं तो 2 सवाल सिर्फ एक विधि पे आए हैं, 10% क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, प्रायोजना विधि। और इसके आंसर में मुझे लगता है शायद कोई डाउट नहीं है, सबने यही टिक किया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि भाई ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक घटक का उच्चतम स्तर है। ठीक है, मैंने कहा था पूरा टीचिंग मेथड कहां से स्टार्ट होता है, ब्लूम टेक्नोलॉजी से, ब्लूम की टेक्निक से, सॉरी। तो ब्लूम का जो वर्गीकरण है, ब्लूम के वर्गीकरण से ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। और ब्लूम तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने जब हम लोग बात करते थे तो ब्लूम का वर्गीकरण, टीचिंग मेथड्स और मूल्यांकन, ये 3 टीचिंग मेथड के सबसे बड़े पिलर हैं। और 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है ब्लूम टैक्सोनॉमी और मेथड्स, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए हैं इस बार। ठीक है, यही बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ब्लूम के वर्गीकरण के जो स्तर होते हैं, ज्ञान, अवबोध, मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण, जो क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। तो इसका उच्चतम स्तर कौन सा है, मूल्यांकन। बहुत बार ये भी प्रीवियस ईयर, देखो फिर मैं कह रहा हूं, ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। यानी अभी तक जो 2 सवाल किए, दोनों के दोनों सवाल कहां आए हुए हैं, पिछले साल में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षक की कुछ अतिरिक्त विशेषताएं नीचे दी जा रही है। गणित शिक्षक, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गणित शिक्षक की विशेषताएं, लेकिन कौन सी विशेषताएं, अतिरिक्त। यानी जो क्लासरूम में बच्चों का इंटरेक्शन है टीचर का, उसके एडिशनल, उसके साथ साथ में और कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखो, पहले ऑप्शन पढ़ो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में सक्रिय सहयोग। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो शिक्षक की विशेषताएं
मस्ट वाली है, ये तो होनी चाहिए, तो अतिरिक्त के अंदर तो ये अतिरिक्त में आएगी नहीं, ये तो पहले ही होनी चाहिए एक्चुअल में। प्रशासकीय कार्यों में सक्रिय सहयोग और सामुदायिक सेवा में सक्रिय सहयोग। अब 1 मिनट के लिए आप यदि ये मानो कि आपको इन दोनों ऑप्शंस के बारे में नहीं भी पता है, भाई ये तो टीचर में ये क्वालिटी तो अपन ने पढ़ भी रखी है, ये क्वालिटी शायद हो सकता है आपने पढ़ते टाइम किताबों में नहीं लिखी होगी, शिक्षक को प्रशासकीय कार्यों में भी सक्रिय रहना चाहिए और शिक्षक को सामुदायिक सेवा में भी सक्रिय रहना चाहिए। अब आप इसको आप खुद एज ए टीचर एनालाइज, आप यदि क्लासरूम में बैठे होते वहां पे, जिस भी क्लासरूम में आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पे एक टीचर आपके एक इन्विजिलेटर जिस भी स्कूल में या कॉलेज में आपका सेंटर आया होगा, वहां एक टीचर अपनी एग्जाम में ड्यूटी कर रहा है, वो उसका कौन सा दायित्व है? प्रशासकीय। एक टीचर स्कूल में प्रिंसिपल है, कौन सा दायित्व है? प्रशासकीय। तो ये जब जैसे ही उसके अंदर ये अतिरिक्त विशेषता होगी, तब वो क्या कर पाएगा? अपने दूसरे जो उसको दूसरा काम असाइन है उसको भी अच्छे से कर पाएगा। और ये है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विसेज। सामुदायिक सेवा के अंदर क्या है कि 15 अगस्त के झंडे हो गए, उनको आपको झंडारोहण के लिए लोगों को आमंत्रित करना है, पल्स पोलियो बच्चों को पिलाना है, चुनाव में जो ड्यूटी है वो है, तो चुनाव वाली ड्यूटी तो प्रशासनिक इसमें आएगी, प्रशासकीय कार्य में। तो प्रशासकीय और सामुदायिक, सामुदायिक का मतलब समाज के लिए वो शिक्षक उसके अलावा क्या क्या कर रहा है। वो मान लो कि क्लास के टाइम के बाद में जाके बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो सब कौन सी किसके अंदर आएगा? इसके अंदर। अब आपको देखो कि ए ऑप्शन तो इसके अंदर है ही है, तो जिसके अंदर भी ए ऑप्शन नहीं है, यानी ये वाला तो जो आंसर आपका वो वैसे ही हो जाएगा। सिर्फ ये वाला ज्यादा ठीक है, तो ए और सी इसके अंदर किसी में ऑप्शन ही नहीं है, तो आपके इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, बी और सी। ठीक है। और वैसे आपको देखो अतिरिक्त के बारे में बात करी गई यहां पे। अतिरिक्त के अंदर सब कुछ आ जाएगा, जितनी भी विशेषताएं होती ना, यदि कोई और विशेषता नहीं है तो अतिरिक्त के अंदर वो सारी विशेषताएं आ जाती कि एक टीचर को सबसे अच्छा नेतृत्व करता, उसके अंदर लीडरशिप स्किल भी होनी चाहिए। मतलब एक शिक्षक जो है वो उसके अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो कि किसी समाज के एक आदर्श पुरुष, आदर्श जो क्या नाम से व्यक्ति में होते हैं। ठीक है। तो अतिरिक्त के अंदर सारी विशेषताएं होती है, इसके अंदर कुछ एक दो और भी लिखा होता ना तो भी वो अतिरिक्त के अंदर सब कुछ आ जाती। इसलिए शब्दों का विशेष महत्व है। आप पढ़ते टाइम सिर्फ आपको वो कीवर्ड्स देखने कि कौन सा कीवर्ड जो है वो उस पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज करता है। सिर्फ यदि यहां पे होता कि गणित शिक्षक की केवल विशेषताएं हो सकती है, तो केवल के अंदर क्या आ जाता? ये वाली जो सामान्य विशेषताएं आती, तो उसके अंदर क्या ऑप्शन आता? ए ऑप्शन आ जाता हमारा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं। एक गणित अध्यापक ने 5 सेंटीमीटर भुजा के समपंचभुज निर्माण पर आधारित प्रश्न बनाया। यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है? देखो ये सब ब्लूम टेक्सोनोमी के सवाल है, सारे के सारे ब्लूम के टेक्सोनोमी पे, और सिर्फ कॉग्निटिव संज्ञानात्मक वाले क्षेत्र से कितने सवाल आ गए ये देख लो आप। सिर्फ संज्ञानात्मक वाले से ही सारे क्वेश्चन जो है, आप देखो कि ब्लूम टेक्सोनोमी कितना इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। और ये सवाल जो है वो 2016 में भी आया हुआ है इस टाइप का, 2018 में भी आया हुआ है। वहां ये पूछा गया है कि ज्यामितीय, ये ऑप्शंस में थे उसमें कि ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण कौन सा कौशल उद्देश्य के अंतर्गत नहीं है, कौन सा कौशल उद्देश्य के अंतर्गत है। और वहां था ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण किसके अंदर आता है? कौशल उद्देश्य के अंदर। तो यदि किसी का टिक कुछ और होता है, उसको आपको सपोर्ट करना होता है, तो आप ये वाला डॉक्यूमेंट वहां दे भी सकते हो कि आपने जो पुराना आपका पेपर था उसमें आपने आंसर यही माना है। देखिए कई सारे क्वेश्चन अभी आएंगे जिनके आंसर्स पे डाउट है एक्चुअल में, उनके या तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है या उनके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो जब आपको प्रूफ देना हो वहां पे, जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी आरपीएससी की, तो जो भी बॉर्डर लाइन पे हैं, 60 से कम वाले हैं या 60 से जिनके एक दो क्वेश्चन कम हो रहे हैं, उनके लिए ये सब चीजें हैं कि आप इसका प्रूफ जो है वो आरपीएससी के खुद के पेपर ही लगा के दे सकते हो कि साहब आपने ये जो पेपर हुआ था, और पेपर और आंसर की दोनों आपको जो है वो उनकी वेबसाइट पे जो है अवेलेबल है। ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? कौशल। और ये वैसे भी क्या है, ये आता वैसे साइकोमोटर में कि आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ गाड़ी चला रहे हो, सिर्फ पेन कॉपी पे लिखने वाला नहीं है। उसके अलावा जो आप मतलब जो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप ड्रॉ करते हो, तो ये उसके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर स्किल के अंदर। बहुत ही आसान सा सवाल था ये तो। एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में निम्नलिखित प्रश्न बनाया। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में जो प्रश्नों का उद्गम है, क्वेश्चंस का जो ओरिजिनेशन है, वो आपका सारा का सारा है आपके पुराने सालों के प्रश्न पत्र। एक दो क्वेश्चन हो सकता है किसी पेपर में ऑड से आया हो, इस पेपर के अंदर भी आया है,
बाकी सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन जो है वो आपके उसमें आया हुआ है। उसमें पिछली बार में जो क्वेश्चन आया था वो शायद मेरे को यदि सही याद आ रहा है तो एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में प्रश्न बनाया था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये प्रश्न किस पे आधारित है? ये सवाल आया था, ठीक है, पिछले साल जो 2018 का पेपर था। और इसके अंदर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। अब देखो, पहले इस सवाल का उत्तर देने से पहले आपको यह बताना चाहिए रिक्त समुच्चय कौन सा है। रिक्त समुच्चय कैसे कहते किसे हैं? समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, रिक्त समुच्चय और अरिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें कोई अवयव नहीं हो। तो इसका आंसर यहां पहले तो इसमें अपने को आंसर देना पड़ेगा। कौन सा आंसर होगा? 5। अब ये देखो कि ये आपने परिभाषा पढ़ ली कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय है। लेकिन जब आपके पास में 4 ऑप्शंस हो कि इनमें से कौन सा रिक्त है कौन सा अरिक्त है, तो यहां आपको बताना पड़ेगा कि ये रिक्त नहीं है। ये रिक्त क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है। ये रिक्त नहीं है क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है। ये रिक्त नहीं है क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है। तो जब भी अंतर करने की बात आती है, जब भी डिफरेंस, सिर्फ आपने कोई इंफॉर्मेशन पढ़ी, रिक्त समुच्चय की परिभाषा आती है यहां पे, तो आप क्या लिखते? ये कौन से स्तर का था? ज्ञान। अब कुछ लोगों ने इसका आंसर ज्ञान भी लगाया है, बट मेरे हिसाब से इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास में अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि क्या आप समुच्चय को देख के ये पता कर पाने की स्थिति में है कि रिक्त और अरिक्त समुच्चय जो है वो कैसे कैसे होते हैं। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन 2013 में या किसी एग्जाम में आया हुआ है आरपीएससी में ही कि कोई विद्यार्थी घन और घनाभ के अंदर अंतर कर सकता है, तो वो कौन से स्तर का होगा। जब भी आप अंतर करने की बात आएगी, डिफरेंस पैदा करने की बात आएगी कि रिक्त है कि नहीं है, यहां परिभाषा नहीं पूछी हुई है। यहां पूछा हुआ है कि आपको ये 3 जो सेट हैं ये तो नॉन एम्प्टी है। और इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, जब आप समुच्चय से पढ़ते हो समूह के अंदर, ग्रुप के अंदर, एक अरिक्त समुच्चय जी एक द्विआधारी संक्रिया स्टार के साथ में समूह कहलाता है यदि, तो वहां पे सबसे पहला वर्ड ही कौन सा आता है? अरिक्त समुच्चय। जैसे आप ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते हो तो ग्रुप की डेफिनेशन स्टार्ट कहां से होती है? अरिक्त समुच्चय से। यानी वहां पे रिक्त का कोई रोल नहीं है। वो सवाल किस में आ जाएगा? इसके एप्लीकेशन में, इसके अनुप्रयोग में। यदि इस तरह का सवाल आता है तो वो किस में आ जाएगा? नेक्स्ट लेवल में, अनुप्रयोग में। फिर कोई विश्लेषण का सवाल भी आ सकता है, संश्लेषण का भी आ सकता है, और फिर पता कर सकते हैं कि समुच्चय जो है वो आपका मूल्यांकन का भी इस पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अवबोध आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं आरपीएससी क्या इसका आंसर मानती है। हो सकता है ज्ञान भी मान ले। जो मैथ्स ने, यदि किसी मैथ्स वाले टीचर ने क्वेश्चन बनाया है तो और वो दोनों चीजें समझता है कि रिक्त और अरिक्त में अंतर कर पाने की स्थिति क्या है और ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है, तब तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अवबोध। और अवबोध इसका करेक्ट आंसर जो है वो अवबोध होना चाहिए। और समुच्चय तो वैसे ही, क्या नाम से, आप ये देखो कि समुच्चय तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इस पे तो मैं खुद सोच रहा कि समुच्चय पे तो सवाल आना ही आना चाहिए। आप देखो कि कितना आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का बेस्ट एग्जांपल है समुच्चय। स्वतुल्य, खुद का खुद से संबंध। और हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? हम खुद। जैसे हमारे से संबंध नहीं होगा तो आप बाकी किसी संबंध की बात नहीं कर सकते। सम्मित, यदि कोई अवयव ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित होगा। दोस्ती के लिए सबसे कौन सा संबंध अच्छा है? सम्मित। कि यदि आप किससे संबंध रख रहे हो और वो आपको भी मदद कर रहा है और आप उसकी मदद कर रहे हो तो आपका संबंध कैसा होगा? सम्मित। संक्रामक, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी इज रिलेटेड टू सी। बेस्ट एग्जांपल, एग्जामिनर, क्वेश्चन, स्टूडेंट। एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। इसलिए मैं कह रहा हूं यदि आपको एग्जामिनर से बात करनी है अपने, तो आपको कौन मिला रहा है? ये क्वेश्चन। आप एग्जामिनर से डायरेक्ट नहीं पता कर सकते कि यार आरपीएससी का पेपर कैसा बनाएगा। आपको आइडिया कहां से लगेगा? क्वेश्चन पेपर से। तो यदि आप सी की स्टेज पे हो तो आपको पता लगेगा बी, और बी क्योंकि बी किससे रिलेटेड है? ए से रिलेटेड। तो तुल्यता होने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है, जितने भी लोग टीचिंग मेथड पढ़ते हैं, बेसिकली अब सवाल इस तरह के आएंगे। अब आपने देख लिया होगा कि पेपर में एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है कि जो फैक्ट बेस्ड हो, सिवाय इस ब्लूम वाले के। एक या दो क्वेश्चन जो सिंपल आए हैं कि भाई ब्लूम की संज्ञानात्मक स्तर का कौन सा सबसे हाईएस्ट लेवल है, उच्चतम स्तर है। अब जो सवाल आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा
थिंकिंग प्रोसेस, मनन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ। मेरे दैनिक जीवन में समुच्चय का क्या महत्व है, मेरे दैनिक जीवन में समूह का क्या महत्व है। जब आप इस तरह से चीज़ों को रिलेट करोगे तो आपको एग्जाम में जो है वो सही उत्तर पता करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अवबोध। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या बिंदु किसी विद्यार्थी को प्रतिभाशाली तय करने के पीछे का कारण नहीं हो सकता? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। प्रतिभाशाली हमने पढ़ा था गिफ्टेड स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट पढ़े थे, एक प्रतिभाशाली और एक कमजोर बुद्धि वाले जो है रिटार्डेड स्टूडेंट जो है वो। ठीक है, जिनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता पाई जाती है मेंटल लेवल पे। तो ये सवाल आया कि प्रतिभाशाली, गिफ्टेड का मतलब है कि बच्चा क्या है? हाईली इंटेलिजेंट है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। गणित में अभिक्षमता परीक्षाओं का लेखा जोखा करके पता कराया जा सकता है, बिल्कुल। परीक्षा में नंबर जिसके 100 में से 100 आएंगे उसी स्टूडेंट को आप बोलोगे कि ये इंटेलिजेंट है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। वर्तमान उपलब्धि, बिल्कुल। कोई बच्चा पिछली एक क्लास में मान लो कि 100 में से 100 नंबर ले आया, अगले में फेल हो गया, उससे क्या इन्फ्रेंस निकलेगा कि पिछले क्लास में नकल करके पास हुआ होगा। तो वर्तमान उपलब्धि और दोनों चीजें चाहिए। मान लो कि आपके पास में पिछले 10 एग्जाम में आपने 1 से लेकर 10 तक, क्लास 1 से लेकर 10 तक आपके बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन 11th में आप फेल हो गए, तो क्या आपको अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। पिछली कक्षाओं में गणित में उपलब्धि का लेखा जोखा, बिल्कुल। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, और ये आप आराम से, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसने सही किया होगा। अब है विद्यार्थी का व्यवहार। अब व्यवहार देखो क्या है, व्यवहार ज्ञान का जो है वो वास्तविक पक्ष नहीं है, वो भावात्मक पक्ष है। यदि आपको किसी फोर्सफुली किसी से व्यवहार कराया जा रहा है तब तो आप कह सकते हो कि यार वो आप किसी प्रेशर में हो। अदरवाइज जो हमारा जिस मानवीय, आप सड़क पर चल रहे हो और कोई आदमी गिर गया वहां पे, और हो सकता है इंटेलिजेंट आदमी अपना आराम चलता हुआ निकल गया, लेकिन एक क्लास के कमजोर स्टूडेंट ने क्या किया, वो वहां रुका, उसको हालचाल उसके पूछे, उसको किसी व्हीकल में बिठा के उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो ये व्यवहार जो है ये प्रतिभाशाली का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हो सकता है प्रतिभाशाली बच्चा जो है उसका व्यवहार अच्छा भी हो, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जो कमजोर बच्चा उसका व्यवहार खराब ही हो। ठीक है, तो कारण नहीं हो सकता, ये नहीं पूछा है इसके अंदर। कौन सा होगा आंसर? विद्यार्थी का व्यवहार, विद्यार्थी का व्यवहार। ये बहुत आसान सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में इकाई परीक्षण, यूनिट टेस्ट की विशेषता नहीं हो सकती? इकाई का मतलब क्या है कि आपने 3-4 चैप्टर्स को 3-4-5 पूरा आपके आपने सिलेबस में मान लो 10 पॉइंट्स बनाए। अब आपने 10 पॉइंट्स को आपने मान लो 2-2, 3-3 पॉइंट्स को मिला के आपने एक यूनिट बनाई, पूरे मान लो 5 यूनिट बनाई आपने। ठीक है, अब आपको उस यूनिट का क्या लेना है? टेस्ट लेना है। विभेदीकरण क्षमता, विभेदीकरण क्षमता इकाई परीक्षण के अंदर बिल्कुल विशेषता है। कठिनाई स्तर का वितरण, कठिनाई स्तर का वितरण तो है ही। पेपर कठिनाई कठिन है, औसत है या सरल है, यह भी टेस्ट की विशेषता हमने पढ़ी है। वैलिड तो होना ही होना चाहिए। प्रश्न की भाषा उच्च तकनीकी स्तर की हो। प्रश्न की भाषा तकनीकी, प्रश्न की भाषा में तकनीकी डालने से कोई मतलब नहीं है। यदि आपको समुच्चय की पूछना, आपको रिक्त समुच्चय है, लेकिन आप उसको किसी और तरीके से घुमा फिरा के पूछ रहे हो, तो क्या वो परीक्षण सही माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? प्रश्न की भाषा जो है वो उच्च तकनीकी स्तर की इकाई परीक्षण के अंदर बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। एक 138 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक ऐसा कार्यक्रम जो गणित में त्रुटियों को, एरर्स की बात कर रहे हैं, उनके कारणों के साथ पता लगाने पर उनके निवारण हेतु बनाया जाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। उपचारात्मक कार्यक्रम, पहले डायग्नोज किया आपने, पहले निदान किया, पहले पता किया कि भाई क्या समस्या है, फिर आपने उसका उपचार किया, रेमेडी। डायग्नोसिस एंड देन रेमेडी। डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है, टेस्ट करता है और फिर आपको क्या लिखता है? प्रेस्क्रिप्शन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपचारात्मक कार्यक्रम। और इसको तो लास्ट जो क्लास डाली थी उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया था इसको। नेक्स्ट, गणित शिक्षण की निम्नांकित में से कौन सी विधि, अगेन किसका सवाल आया है? मेथड का। और आप जब भी आगे के एग्जाम में तैयारी करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स है। अब तो इस बार देखो सिलेबस के साथ में क्या है, सिलेबस बिल्कुल स्पेसिफाइड है।
आपको क्या क्या पढ़ना है, हर्बर्ट का जो है 5 स्टेप अप्रोच जो है पाठ योजना की, लेसन प्लानिंग की, नाम से दिया हुआ है और नाम से सीधा सवाल आया उसका। अब डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन अब जो चीज आप पढ़ोगे ना उसको आपको पूरी A to Z पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन क्या, कौन सी विधि गणित के वास्तविक जीवन से सहसंबंध स्थापित करते हुए शिक्षण प्रदान करती है? वास्तविक जीवन से सहसंबंध स्थापित करते हुए शिक्षण प्रदान करती है, क्या आंसर हो जाएगा? परियोजना विधि। अभी बगीचा बनाकर आप आए हो पीछे से, ठीक है। अब ये तो यदि आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है तो इसका अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो एक साथ आपके क्या हो गए, 2 क्वेश्चन सही हो गए। और ये क्वेश्चन भी परियोजना विधि के भी बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट, गणित शिक्षण की निम्नांकित में से किस विधि की प्राय इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? रटने की प्रवृत्ति मतलब पहले आपको फॉर्मूला याद हो, फिर आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए जाए। तो ये अपने पढ़ा था किसके अंदर, निगमनात्मक, इस विधि के अंदर, इन डिडक्शन मेथड के अंदर, ठीक है। निगमनात्मक विधि के अंदर क्या था, रूल टू एग्जाम्पल। अब इस पे बहुत आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। पहले क्या पता होना चाहिए आपको, रूल टू एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण। बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए। और इसके ड्रॉबैक्स जो पढ़े थे अपन ने, इस विधि की कमियां पढ़ी थी कि इसमें पहले से क्या होना चाहिए, आपको सारी चीजें याद होना चाहिए। यानी ये किसकी प्रवृत्ति को विकसित करती है, रटने की प्रवृत्ति को। अब देखो कई बार आपको ये रटना वगैरह, ये कोई भी XYZ आपके पास में आता है तो ये जरूरी नहीं कि हमारी क्या आदत क्या हो गई कि हर चीज कॉपी में से लिखी हुई मिले तब तो हम उसको मानेंगे कि वो एग्जाम में उसमें से आया है। आपको वहां आपका दिमाग अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के लिए जो है आप पहले से अच्छे से काम करके सीखिए उसको। और ये तो खैर आसान सा सवाल ही है, लेकिन कई और भी क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं है कि जो क्लास में आपको कराया गया आपको डायरेक्ट वो का वो एग्जाम में मिल जाए। फिर तो इसका मतलब तो आपने सारी चीजें याद करके आप एग्जाम में करके आए हो, ठीक है। तो कौन सी इसके अंदर आंसर हो जाएगा, निगमनात्मक या डिडक्शन विधि। ये बहुत अच्छा सवाल है, अनंत। और सब लोग मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग जो करके आए हो, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर, किसी संख्या को मान लो कोई संख्या x है, भाग देना है शून्य से, परिणाम में अनंत की कल्पना क्या आता है, इनफाइनाइट। कई लोग इसको बराबर लिख देते हैं। कल्पना कौन से गणितज्ञ ने की थी? अब देखिए कि पिछली बार जब तक जितने नाम आते थे अभी तक गणितज्ञों के, सवाल क्या आता था कि उस गणितज्ञ ने किसका आविष्कार किया, या उस गणितज्ञ ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ठीक है, या ये गणितज्ञ कहां का था। इस बार के सिलेबस में स्पेशली जोड़ा गया आपके कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, भारतीय गणितज्ञों का योगदान। और भारतीय गणितज्ञ ज्यादा नहीं है, गिनती के 4-5-6 ही अपने जो मोस्ट फेमस हैं, और वो भी सब एंशिएंट टाइम के हैं। अब आप लोग बताओ कौन सा आंसर होगा इसके अंदर। देखो किसी को जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, बट फिर भी कोई मैथ्स का स्टूडेंट है जिसने कभी भी थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी होगी, उसको ये तो पता है शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने। तो क्या पता आर्यभट्ट ने ही भाग दे दिया हो। आज जो हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, प्लेस वैल्यू सिस्टम, वो प्लेस वैल्यू सिस्टम किसको पता था, आर्यभट्ट को पता था। और वो जीरो के आविष्कार से ही सारी चीजें वहां से आगे कंटिन्यू हुई है। आर्यभट्ट ने क्या किया था, ये तीनों ही उससे रिलेटेड है। विष्णुगुप्त इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, विष्णुगुप्त का नहीं है, लेकिन इन तीनों में से तो आर्यभट्ट ने सिर्फ जीरो का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट ने ये नहीं बताया था कि जीरो से भाग देने पर क्या आता है। तो ये वाला इसका आंसर नहीं होगा, आर्यभट्ट नहीं होगा और विष्णुगुप्त नहीं होगा। अब 2 चीजें, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रह्मगुप्त, कुछ लोग बोल रहे हैं भास्कराचार्य। और यदि टीचिंग मेथड की किताब भी देखोगे तो 1-2 किताबों में ब्रह्मगुप्त के बारे में लिखा हुआ भी है कि साहब ब्रह्मगुप्त ने क्या अनंत की कल्पना की थी, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त ने जीरो को डिफाइन किया था इस टाइप से, x - x = 0।
पहले ब्रह्मगुप्त की बात कर लेते हैं, फिर भास्कराचार्य की बात करेंगे और फिर इसके आंसर की बात करेंगे। तो इसने बताया था कि जीरो इस तरह का होता है। अब जीरो इस तरह का होता है, फिर इस जीरो को क्या किया इसने, इसके अंदर इस जीरो से मल्टीप्लाई किया, इस जीरो से प्लस किया, इसके अंदर से माइनस किया और इसके अंदर से, तो जीरो के साथ में प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ये ब्रह्मगुप्त ने भी किया है। जिन भी लोगों ने ब्रह्मगुप्त टिक किया है वो भी लोग सुन लो कि ब्रह्मगुप्त कोई गलत आंसर नहीं है, ब्रह्मगुप्त ने भी टिक किया है और ब्रह्मगुप्त का कई किताबों में चर्चा भी मिलती है। लेकिन जब नाम अनंत का आता है, यहां पे स्पेशली इस अनंत पे शायद देख लेना, क्वेश्चन पेपर के अंदर भी शायद ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये प्रिसाइज जो है वो किसने बताया था, भास्कराचार्य ने। ये बताया था भास्कराचार्य ने। गणित शून्य से भाग देने की कल्पना भी ब्रह्मगुप्त ने की थी, लेकिन एग्जैक्ट जो अनंत की कल्पना है, जो अनंत के बारे में कि भाई जीरो से भाग दोगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जिसको आप जीरो से भाग देने बता पाओगे यार ये कोई परफेक्ट नंबर आएगा। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो क्या होगा, भास्कराचार्य। लेकिन जीरो से डिवीजन की कल्पना किसने की थी, ब्रह्मगुप्त ने भी की थी। तो यदि कोई लोग जो किसी एक क्वेश्चन भी उनके इधर उधर होने से अंदर या बाहर हो रहे हैं, ब्रह्मगुप्त वाले ब्रह्मगुप्त का एक्सप्लेनेशन भेजना, और भास्कराचार्य वाले तो ये इसको आंसर मोस्ट, वैसे काफी बुक्स में ये भी दिया हुआ है, जो मेरे पास भी किताब पढ़ी है, किसी को प्रूफ चाहिए हो तो मेरे को बोल देना, मैं भेज दूंगा आपको चाहे। अब ये आप लोग डिसाइड करो कि कितने लोगों ने भास्कराचार्य किया, कितने लोगों ने ब्रह्मगुप्त किया। आर्यभट्ट और विष्णुगुप्त इसका आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने बिल्कुल, भास्कराचार्य के बारे में अब जब कॉन्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ेंगे और क्लास के अंदर अपने जब फर्स्ट शुरू में क्लास ली थी तभी भास्कराचार्य के या सारे गणितों के योगदान के बारे में अपन लोगों ने चर्चा करी थी। और ये भास्कराचार्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है लीलावती, अंक गणित की, इस पे ऑलरेडी 2011 में सवाल आ चुका है कि लीलावती किसके द्वारा लिखी हुई है। और मैंने जब क्लास में पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने इसी क्वेश्चन को बेस मान के कि यदि ये लीलावती पे क्वेश्चन पूछते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पूछ सकते हैं, उनका योगदान पूछ सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये नहीं आएगा कि भास्कराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था या आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किसने किया था, इस टाइप के प्रश्नों को आप एक्सपेक्ट मत करो। अब क्वेश्चन आएंगे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पे। ये क्वेश्चन जो है ये आपके वो सारे डायमेंशन खोलता है, सारी संभावनाएं खोलता है कि अब सीधा सवाल जो आएगा वो रामानुजन के कॉन्ट्रीब्यूशन पे आएगा। और बिल्कुल आना भी चाहिए, एक मैथ्स के स्टूडेंट को सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए कि उसका जन्म कहाँ हुआ था या वो मरा कहाँ था या उसके क्या नाम थे, कहाँ पैदा हुआ। इसके बजाय आपके उसके कॉन्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहिए कि वो मैथ्स को क्या देखे गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भास्कराचार्य। और लीलावती जो किताब थी ये अंक गणित की थी, ये अरिथमेटिक की बुक है ये, और इसी बुक के अंदर ये चीज लिखी हुई है, x/0 टेंड्स टू इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण के लिए प्रक्षेपित सामग्री है। टीचिंग एड का क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का, बहुत ही आसान सा, ये तीनों ही आंसर नहीं होंगे। क्या आंसर होगा इसका, फिल्म स्ट्रिप। और फिल्म स्ट्रिप से क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट करके जो प्रोजेक्टेड एड है, बेसिकली ये प्रक्षेपित सामग्री है। आसान सा क्वेश्चन है, ये तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने। सत्य की खोज के लिए गणित प्रयोग करता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला सवाल है ये। सत्य की खोज के लिए गणित प्रयोग करता है अनुरूपण, निरीक्षण, प्रयोग और तार्किक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। देखिए अनुरूपण क्या होता है, सिमुलेशन। अनुरूपण होता है सिमुलेशन, और अनुरूपण क्या शिक्षण विधि है बेसिकली, कि आप ऐसे कैसा प्रोग्राम, बेसिकली इसका जो शब्द का मतलब है वो कॉपी से है एक्चुअल में, कि एज इट इज आपने उसको कॉपी करके लिख लिया। तो अब कॉपी करने में कई बार गलती भी हो सकती है और सही भी कॉपी कर सकता है। ठीक है, बाकी जो है निरीक्षण, देखो ये वाला निरीक्षण का मतलब क्या है कि आपको एक पेज में टोटल लिखा हुआ है और आपने चेक किया कि हाँ ये टोटल करके आपने देखा कि हाँ बिल्कुल ये सही आंसर है, मतलब ये इसकी टोटल जो है वो करेक्ट है, यानी ये ट्रू है। निरीक्षण से आप सत्य को स्टैब्लिश कर सकते हो। ये प्रूफ टाइप की चीजें हैं कि मतलब किसी भी चीज का प्रूफ कैसे दोगे आप, ये कह रहा है कि आप ट्रुथ को कैसे स्टैब्लिश करोगे, सत्य को कैसे आप उसको बनाओगे। ठीक है, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट तो है ही, विज्ञान का मूल आधार ही क्या है, प्रयोग करके सत्यापित करना, ये तो है ही, मतलब। और मैथ्स के अंदर भी यूज होता है प्रयोग। तार्किक रीजनिंग, तार्किक रीजनिंग तो मैंने अभी बताया था आपको,
स्वतुल्य संबंध आपको देखना है, संक्रामक संबंध आपको देखना है, या आपको फलन देखना है, तो आप लॉजिकल रीजनिंग तो उसके अंदर स्टैब्लिश करते ही हैं कि ये स्टेप ये तो नहीं हो सकता। जैसे अपन कई बार ऑप्शंस देख के थे ना, ये तो आंसर नहीं होगा, तो वो कौन सी चीज होती है? लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक क्षमता, ठीक है, सॉरी। तो ये भी आंसर है, ये भी क्या नाम से प्रयोग है, ये भी प्रयोग है। अब किसी को अनुरूपण के बारे में यदि पता है ना, अब इसके अंदर देखो बी सी डी, कौन से ए और बी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि सी और डी तो पक्का ही आंसर है। मतलब डी तो आपको देखते, मैथ्स का कोई भी स्टूडेंट है उसको पता डी तो पक्का आंसर है। डी किसमें नहीं है? इसमें नहीं है। डी किसमें नहीं है? इसमें नहीं है। ये दोनों तो फ्री हो गए। लेकिन फिर जो ऑप्शंस बचे हैं, अब बी सी डी इसमें भी है, बी सी डी इसमें ही है, पूरा गेम किसी का है? ए का। अब जिसको पता है ए है या नहीं है, या तो ए है या तो ए नहीं है, तो सिमुलेशन से आप ट्रथ एस्टेब्लिश कर सकते हो। वैसे तो हो सकता है कई बार ये, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हमेशा ट्रथ एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन ये निरीक्षण आपको टोटल एक बार में देखते ही पता लग जाएगी कि ये गलत है, सही नहीं है। तो निरीक्षण से क्या होता है कि ये पता कर पाओगे कि ये सत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी, और यही आंसर की में होगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इस तरह के आए हैं। वो क्वेश्चन जरूर आपको प्रेशराइज, और ये देखो किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, और आगे भी ऐसे सवाल आएंगे जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये जरूर है कि आपको चीजों का मतलब पता होना चाहिए। सिमुलेशन कंप्यूटर में खूब यूज होता है, वर्ड प्रोग्रामिंग में उनमें खूब यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी समस्याओं के संभावित निकटतम उत्तर दे सकेंगे। ये क्या हो गया? ये शायद ये होगा, स्लैश होगा यहाँ पे। विद्यार्थी समस्याओं के संभावित निकटतम उत्तर दे सकेंगे। उपरोक्त कथन संबंधित है अनुप्रयोग, विश्लेषण, ज्ञान और मूल्यांकन। अब आप देखिए कि समस्याओं, प्रॉब्लम्स, अभी अपने सवाल करके आए इकाई परीक्षण का, कौन से स्तर का है, अपन ने समुच्चय वाला सवाल करके आए हैं। तो वहां पहले क्या पता होना चाहिए अपने को? समस्या पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम आपको, यदि प्रॉब्लम का मतलब क्वेश्चन, या क्वेश्चन को मतलब क्या? समस्या। कोई समस्या आपको पता है, आपके पास 150 समस्याएं आई थी ना, और समस्या इतनी विकराल आई थी कि कुछ तो सॉल्व हो ही नहीं पाई। तो ये सारे के सारे प्रश्न क्या है आपके पास में? समस्या। प्रश्न देख के तो आप बता पाओगे ना कि इसका उत्तर ये होगा या ये नहीं होगा। कोई पूछे बिना प्रश्न देखे ही आपको पूछे कि क्या इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, प्रश्न कहाँ है? प्रश्न पता नहीं है। तो ये सवाल कुछ ऐसा ही है कि समस्याएं कैसी है, समस्याओं को बिना देखे आप कैसे बता सकते हो कि ये भाई प्रश्न आया, तभी तो आपने बताया ना कि ये प्रश्न ज्ञान के स्तर का है, ये प्रश्न अवबोध के स्तर का है, ये प्रश्न जो है अनुप्रयोग के स्तर का है, ये प्रश्न विश्लेषण के आधार पर है, ये संश्लेषण के आधार पर है, ये मूल्यांकन के आधार पर। अब देखो अगेन ये क्वेश्चन तो है ब्लूम से, बहुत तगड़ा आदमी था ये ब्लूम, इस पे इतने सवाल बिल्कुल आने चाहिए थे। अब इसमें यदि आप ब्लूम की टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव लेवल के 6 डोमेन हैं, उनको यदि देखोगे तो सबसे लास्ट में क्या है अपने पास क्वेश्चन में है? मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है जजमेंट, कि आप निर्णय दे रहे हो कि ये इसका करेक्ट आंसर है, और इसके साथ में इसका ये इसके फैक्ट्स हैं। मूल्यांकन का मतलब क्या है कि आप निर्णय दे रहे हो, आप सारे आपने नॉलेज लेके सब कुछ, आप जैसे मान लो कि आपने एक चीज पढ़ ली सर्किल, उसके बारे में आप मेरे को सर्किल से संबंधित कोई भी चीज पूछ लो और हर चीज का आप आंसर दे सकते हो, तो मूल्यांकन तो इसका आंसर नहीं हो पाएगा। बाकी इन तीनों में से जो है वो प्रश्न का लेवल यदि ज्ञान के स्तर का है तो ज्ञान इसका आंसर हो जाएगा, यदि प्रश्न विश्लेषण पे आधारित है तो विश्लेषण इसका आंसर होगा, और अनुप्रयोग पे आधारित हो तो अनुप्रयोग इसका आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से बिना प्रश्न देखे आप ये नहीं बता सकते कि ये किस स्तर का है, जब तक कि आपको समस्या पता नहीं हो। अब हो सकता है कि आपको ज्ञान पे आधारित हो कि भाई आपने देखते ही बता लिया हाँ यार ये आंसर हो सकता है, आपके पास में लॉजिक नहीं है, कई बार वो सही भी हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि क्या नाम से इस मोस्टली लोगों ने एप्लीकेशन पे शायद ये अनुप्रयोग को सही आंसर माना है इसमें, बट इस क्वेश्चन के तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। और ये मैं आपको लॉजिकली इसलिए बता रहा हूँ कि फैक्ट इसमें यह है कि जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप ये पता नहीं कर पाओगे। जब तक रिक्त और अरिक्त समुच्चय का अंतर हमें पता है, सवाल दे रखा है कि रिक्त समुच्चय कौन सा है, हमें रिक्त समुच्चय पता करना है, तब तो हम बता सकते हैं। जब हमारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो हम उसका आंसर कैसे बताएंगे? तो ये क्वेश्चन जरूर मेरे को लगता है कि बोनस हो सकता है या कुछ इसके अंदर देखते हैं आरपीएससी क्या आंसर मानती है। बाकी तो मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो तो मेरे विवेक पे हैं या जो फैक्ट्स हैं उन पर बेस्ड है। आरपीएससी
का अपना माहौल है, वो लोग क्या उत्तर मानते हैं। ये एक ही क्वेश्चन था ऐसा जो थोड़ा सा क्या है कि मतलब जो लास्ट वाला जो था ना आपके, ये वाला, हाँ 144 जो लास्ट में चला गया, उस पर थोड़ा सा डाउटफुल है कि वो मतलब उसका आंसर सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कुछ आंसर उसका मान भी सकते हैं। तो उस पर जब आपको डाउट, किसी का मतलब डाउट नहीं और कोई आंसर लगाए, मान लो कि आपने आंसर ज्ञान लगाया और वहां मूल्यांकन उसमें उसको अनुप्रयोग को सही मान लिया हो, तब आप उस पर क्लेम कर सकते हो, और आपका वही क्वेश्चन आ रहा हो ना, तब उस पर क्लेम कर सकते हो सर इसका लॉजिक क्या है, ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न फ्रेमों को क्रमबद्ध करने के क्रम में निम्नांकित में से किस में आगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न फ्रेमों को क्रमबद्ध करने के क्रम में निम्नांकित में से किस में आगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया जाता है। यह सवाल इस पूरे 20 सवालों में से सबसे ज्यादा जो इन डेप्थ सवाल आया ना, वो ये वाला है। इसके अंदर इसके आंसर्स, ये ऑप्शंस नहीं है, शायद ये हिंदी से इंग्लिश में मैं एक बार देख लेता हूं। रूल एग और एग रूल टाइप से इसमें था। क्वेश्चन नंबर 145 है ना ये। मैट्रिक्स उपागम, अब देखो इस पूरे प्रश्न को आप देखोगे तो किसकी बात हो रही है, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हमने क्लास में क्या पढ़ा था, 3 प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं, लीनियर, ब्रांचिंग और मैथेटिक्स। किसने किसने दिया था, वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। होता क्या है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में, फ्रेम्स होते हैं, लीनियर के अंदर सारे फ्रेम्स जो है वो लीनियर ऑर्डर में होते हैं, ब्रांचिंग में उनके ऊपर ब्रांच होती है, मैथेटिक्स के अंदर जो है वो अवरोही क्रम के अंदर होते हैं। बट कभी भी हमने ये नहीं पढ़ा उसके अंदर कि विभिन्न फ्रेमों को क्रमबद्ध करने के क्रम में, विभिन्न फ्रेमों को क्रमबद्ध करने के क्रम में फ्रेम को कैसे क्रमबद्ध करते हैं, ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और ये ही ऐसा सवाल था जिसको पहले ही मैंने देखते हुए लगा यार ये क्या आ गया, ये क्या होता है एग रूल, रूल एग, ईमेल, ये पहली बार मैंने खुद ने पहली बार देखा था। इसको स्वीकार करने में या इसको बताने में कोई वो हर्ज नहीं है कि ये सवाल, और बिल्कुल 1-2 सवाल ऐसे होने चाहिए जो थोड़े से इन डेप्थ क्वेश्चन हो, क्योंकि वो डिफरेंस पैदा करता है एक्चुअली। अपन जब टेस्ट पढ़े थे तब उसमें पढ़ा था कि सारे बच्चों के 100 में 100 नंबर आ रहे हैं और सारे बच्चों के 100 में 0 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि कितने बच्चों का लेवल क्या है। लेकिन जब मेरे को ये नहीं पता था ये फ्रेमों को क्रमबद्ध कैसे करते हैं, बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन जब मैंने पहली बार इस सवाल को देखा तो मुझे कुछ जो मुझे समझ में आया, यदि आप लोगों की जगह मैं होता तो मैंने पढ़ा यार किसकी बात कर रहा है ये, अभिक्रमित अनुदेशन है, फ्रेमों को क्रमबद्ध करना है, आगमनात्मक तर्क पूछ रहा है। आगमनात्मक मतलब डिडक्टिव। और एक ऑप्शन उसका है, एक ऑप्शन है इसका, एक ऑप्शन है इसका, ये है ईजी, आरयूएल, ये है आरयूएल और ईजी। और मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आई, कुछ अंदर से आवाज आई कि ये होता है एग्जाम्पल टू रूल, ये होता है रूल टू एग्जाम्पल। और इसीलिए जब फर्स्ट डे जब आंसर की डाली थी तब शायद इस सवाल का आंसर नहीं डाला था, तो मुझे लगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एग्जाम्पल टू रूल। बट कैसे होना चाहिए ये नहीं पता एक्चुअल में। ये तो पता हो सकता है कि इसका आंसर ये होगा, बट कैसे होगा ये नहीं पता था एक्चुअल में। इसलिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को करने के लिए 2-3-4 लोगों से और हेल्प ली थी कि भाई ये है क्या बेसिकली। तो फिर उन लोगों ने कहा कि ये जो फ्रेम होते हैं बेसिकली, इन फ्रेमों को जो अपन अरेंज करते हैं, सारे जो फ्रेम्स होते हैं उनके लिए 3 मेथड्स हैं, ये मैट्रिक्स, एग रूल और रूल एग। एक मैट्रिक्स मेथड होता है जिसमें सारे को, मतलब मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली क्या है, अपन उनको जो है अपने जो क्वेश्चन फॉर्मेट है उनके कंपोनेंट्स को अरेंज करते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में। इसमें क्या करते हैं कि पहले एग्जाम्पल कर लिखते हैं और फिर लास्ट में जो है इसका रूल पूछा जाता है। इस तरह से फ्रेम बनाते हैं। ये फ्रेम बनाने की टेक्निक्स है, मैट्रिक्स उपागम, एग रूल उपागम और रूल एग उपागम। ये वाला जो है ईमेल इसके अंदर नहीं मिलता, ईमेल अप्रोच जो है वो कुछ और है। और आप देखोगे सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक 2018 में आया था कि
संज्ञानात्मक स्तर के मतलब जो ये अपने ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उनको व्यवहारगत करने में 3 अप्रोच थी उसमें। तो इनमें से किसने जो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया है? रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर, NIPD और एक था RCEM। तो उसमें 3 अप्रोच थे, रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर, RCEM, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल, सॉरी मैसूर, और एक NIPD उसका आंसर नहीं था। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में इस तरह के आएंगे, और अगली बार से हो सकता है कि इस बार सवाल आ गया तो अब अपने को जो है वो सिर्फ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में ये नहीं पढ़ना है कि स्किनर ने दिया था कि गिलबर्ट ने दिया था कि किसने दिया था। नाम वाले सारे सवाल गायब हो चुके हैं, अब ये सवाल इस तरह के आएंगे तो इसका क्या आंसर होगा। और वैसे यदि अब मुझे नहीं लगता किसी यदि आप लोगों में कोई यदि इसको कनेक्ट कर पाया है, एक नेचुरल थॉट आया था मेरे दिमाग में कि यार और कुछ समझ नहीं आ रहा था इसमें, न मैंने इनके बारे में पढ़ा, और सबसे ज्यादा पैनिक इन 2 शब्दों ने किया। और सबसे पहले आदमी क्या है गूगल में लिख के देखता है एग रूल क्या होता है, रूल है क्या होता है, तो आपको इंग्लिश में कोई मतलब ही नहीं मिलेगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन उसमें भी इंग्लिश ही लिखी हुई है, जो लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी हुई है। अब इंग्लिश वाला तो जरूर, क्योंकि हम तो क्या पढ़ते हैं, हम तो क्या पढ़ते हैं, नियम से उदाहरण। हम तो हिंदी वाले लगे, हमारे को अंग्रेजी पढ़नी नहीं है, हम तो कसम खा के बैठेंगे इंग्लिश में नाम ही नहीं लेंगे किसी का, अंग्रेजी बोलेंगे नहीं। अब आप देख लो कि अब उस एग्जामिनर को भी इसका हिंदी नहीं मिला एक्चुअली। भाई हिंदी नहीं मिला होगा तभी तो EGRUL लिखा है उसने। तो जो आप थोड़ा बहुत हिंदी में पढ़ते हैं या बहुत सारा हिंदी में पढ़ते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको आप इंग्लिश में भी पढ़ने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये RPSC भी आपसे चाह रही है। और सोचो कि ये एक सवाल जिसके बाय डिफॉल्ट सही हो गया या जिसका गलत हो गया, और एक अब तो एक एक क्वेश्चन की बहुत मारा मारी है, एक एक क्वेश्चन से आप इधर से उधर हो रहे हो। तो टीचिंग मेथड के जो 20 क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आए हैं, और सवाल बिल्कुल ऐसे आने चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं 30 पेज के नोट्स लेते हैं, उनको याद करते हैं, एग्जाम में जाके हाँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ 5 मिनट में सवाल कर लेते हैं। इन सवालों को करने के अंदर भी कम से कम 15 से 20 मिनट लगे होंगे, और फिर 2-3 सवाल ऐसे हैं उसमें ये आंसर होगा कि नहीं होगा, तो वहां फिर आपके 1 मिनट से 2 मिनट भी लगे होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? डिडक्शन में रूल आगमनात्मक, सॉरी इंडक्शन है इसमें, सॉरी आगमनात्मक तर्क पूछा, इंडक्शन। और इंडक्शन के अंदर क्या होता है, पहले एग्जांपल्स होते हैं और एग्जांपल के बाद में क्या होता है, रूल होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा। डिडक्शन होता है निगमनात्मक। अंग्रेजी मेरी भी कमजोर है थोड़ी, इसीलिए सवाल को समझने में इतना समय लगा है। यदि अंग्रेजी अच्छी होती तो तुरंत समझ जाता मैं भी। तो ये सवाल जो है अभिक्रमित अनुदेशन जो है, ये आपको अगली बार जब पढ़ेंगे अभिक्रमित अनुदेशन, तो स्पेशली ये तीनों मेथड्स जो है इनके बारे में। और एग रूल में, सॉरी इसमें इंडक्शन होता है, और अगले वाले में जो है रूल एग जो होगा, रूल टू एग्जाम्पल, रूल पहले आ गया। अब देख लो कि प्रयोजना विधि के 2 सवाल, निगमनात्मक विधि के 2 सवाल, कितने सारे सवाल तो सिर्फ मेथड से आ गए। आप पूरे के पूरे पेपर में सिर्फ शिक्षण विधि जो टीचिंग मेथड्स हैं और मेथड्स के साथ साथ में आपके ब्लूम है, सिर्फ पूरा पेपर इन 2 ही बाकी सबसे क्या है, अभी ये प्रोजेक्टेड फिल्म स्ट्रिप 1-1 सवाल, सह संबंध का 1 सवाल, 2-5 सवाल पूरे आए हैं। बाकी जो 10 से 12-15 सवाल जो आए हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक से आए हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना के पंचपदी उपागम के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे कौन थे जो भी है? हर्बर्ट, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, नाम ही सिलेबस के अंदर ही लिखा हुआ है, हर्बर्ट्स पाठ योजना, हर्बर्ट्स लेसन 5 स्टेप यूनिट, सॉरी लेसन प्लान। और यहां तो आपके बहुत आसान सवाल आया है। अभी मैं साइंस का कोई बच्चा मेरे को पेपर दिखा रहा था, तो उसके अंदर हर्बर्ट का बहुत अच्छा सवाल आया है। तो यदि आप आगे के एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स और साइंस दोनों के पेपर को एनालाइज करना, उसके अंदर पाठ योजना के बारे में बहुत अच्छा सवाल आया वहां पे। वो हर्बर्ट के जो 5 स्टेप है उसमें से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के ये कहा कि भाई वो हर्बर्ट के कौन से स्टेप पे, स्टेप 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, कौन से स्टेप पे। तो साइंस के टीचिंग मेथड्स भी बहुत अच्छे आए हैं और मैथ्स के तो सुपर एक्सीलेंट आए हैं। इसका क्या आंसर होगा? देखिए पूरे पेपर में से आप पूरे पेपर को यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, तो मैंने भी जब इसका आंसर बनाए थे तो
सिंपल पेपर देख के बनाया था, तो 12, 13, 15 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। 4-5 सवाल जरूर थे जिनके अंदर थोड़ा सा लॉजिक लगा के या थोड़ा सा सोच के, लेकिन वो सवाल भी यदि, अब दिक्कत क्या हुई कि पेपर थोड़ा सा ऑड आने से आपके अंदर क्या होता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है। और पैनिक क्रिएट होने से क्या होता है कि जैसे हमारा टेंशन अक्यूमुलेट होता है यहाँ पे, तो फिर हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि योग, ध्यान, इन सब चीजों से आपको सवाल 20 तो टीचिंग मेथड के हो गए, सवाल आपको कितने चाहिए थे, सिर्फ 40 सवाल, कितने में से 130 में से, यानी 90 सवाल छोड़ देना, तब भी आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन चाहिए थे। मैं इसके साथ में ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। स्टूडेंट्स जिस टेम्परामेंट से एग्जाम बैठा था उस पर बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है, लेकिन जब सबके साथ में ये स्थिति है तब आपको सोचना है कि यार मेरे को 20-15 सवाल ये हो गए, 15 सवाल मैथ्स के अंदर और हो गए, 30 हो गए, अब मुझे 2 घंटे के अंदर सिर्फ 30 सवाल करने हैं। ये पेपर जो है वो 70-80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करने लायक नहीं है, ये सिर्फ 60 सवाल करने लायक है। तो एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप तैयारी करो तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मैं कट ऑफ तो पार करूँ पहले, उसके बाद में बाकी की आगे की चीजें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्बर्ट। इकाई योजना, और देख लो इकाई योजना, इकाई परीक्षण, इन पे भी 2 क्वेश्चन आए। तैयार करने हेतु पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित करने के क्रम में एक शिक्षक के लिए निम्नांकित में से किसका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। यानी 3 में तो है, 1 में नहीं है। पिछली बार आया था यूनिट टेस्ट का, अब आ रहा है यूनिट आप बना रहे हो यूनिट प्लानिंग का। एक्चुअली एक क्वेश्चन आपके लेसन प्लानिंग से आ गया हर्बर्ट का, और यूनिट प्लानिंग से आ गया ये वाला। एक एक क्वेश्चन आए सब जगह से। देखो इसमें सिंपली क्या पूछ रहा है कि जब आप यूनिट को प्लान करते हो तो क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसीडर करने में होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए। अपने को नहीं वाला पूछा है। पहला ऑप्शन है अतिरिक्त कक्षाओं के संदर्भ में उपयुक्तता, मतलब यदि मान लो कि कोई यूनिट आपने इस तरह से बनाई कि भाई सारा हो जाए, फिर एक यूनिट में थोड़ा बड़ा पोर्शन है तो इसको जो है अपन कर सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेके भी। ठीक है, तो इसकी उपयुक्तता क्या है, बिल्कुल है ये तो, सॉरी इधर लगाते हैं इसको। अतिरिक्त कक्षाओं के संदर्भ में उपयुक्तता बिल्कुल होना चाहिए। विद्यार्थियों की आयु के संदर्भ में उपयुक्तता, कुल दिन कार्य के घंटों की संख्या, कुल दिन और कार्य, ये तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को लेसन ये बनाने के लिए कितने टाइम का वो टाइम चाहिए। कुल दिन और कार्य, ये भी सही है। विद्यार्थियों की योग्यता के संदर्भ में, योग्यता का मतलब यहाँ पे ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी यूनिट है उसको 3 दिन में खत्म कर दिया। उनकी योग्यता बच्चों की पढ़ने के वो है ही नहीं, और फिर आपने उस यूनिट को जो बड़ा पोर्शन है उसको छोटा कर दिया, छोटा पोर्शन है उसको बड़ा कर दिया, तो ये योग्यता के संदर्भ में है। विद्यार्थियों की आयु जो है, इसमें आयु का मतलब है कि एक क्लास के अंदर जब किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए आप यूनिट प्लान बना रहे हो तो उसमें तो सब लोगों की आयु का तो फैक्टर ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक 10 साल का बच्चा है, एक 100 साल का बच्चा है, 50 साल का बच्चा है। ठीक है, तो आयु कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। आयु को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि सब बच्चों की आयु पूछो कि यार तुम्हारी सबकी आयु बताओ, फिर आयु के साथ बताएंगे कि ये यूनिट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका जो है वो जिसने पढ़ रखा है उसका भी हो सकता है, जिसने नहीं पढ़ रखा है उसका भी हो सकता था ये। ठीक है, 147 हो गए। एकिक सहसंबंध का अन्य नाम क्या है। अब देखिए 2016 में या शायद 18 में एक क्वेश्चन आया था मल्टीलेटरल कोरिलेशन का। ठीक है, मल्टीलेटरल को बोलते हैं बहुपक्षीय सहसंबंध। जब भी मैथ्स का संबंध अन्य विषयों के साथ में बात करते हैं तो वहां सहसंबंध की बात होती है। जब मैथ्स के साथ मैथ्स की ही ब्रांचों में आपस में सहसंबंध स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको वो होता है यूनिलेटरल। मैथ्स का किसी दूसरे विषय के साथ में करते हैं बाइलेटरल। मैथ्स का सब विषयों के साथ में करते हैं क्या होता है, मल्टीलेटरल। और मल्टीलेटरल पे बहुपक्षीय पे सवाल आया हुआ है, तो जब भी आप इस सवाल को पढ़ लो कि सवाल आपके सहसंबंध में से आएगा तो इसी टाइप का आएगा। इसलिए सारे जो अपनी बुकलेट थी उसमें आपके मैथ्स के भी क्वेश्चन थे, टीचिंग मेथड के भी, सॉरी मैथ्स वाले टीचिंग मेथड के क्वेश्चन भी थे, साइंस वाले टीचिंग मेथड के क्वेश्चन भी थे, और जो अभी एग्जाम हुए थे रिसेंटली रीट सीटेट वगैरह के उसके तीसरे सेक्शन में थे। आप यदि उन क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, वो क्वेश्चन आपके लिए रेफरेंस है, आगे से पढ़ो। तो हमेशा संक्रामक संबंध दिमाग में रखो कि एग्जामिनर और मेरे बीच में कौन है, ये सवाल है जो ही मुझे उस एग्जामिनर से बात करने का मौका दे रहे हैं, उससे मिलने का मुझे मौका मिल रहा है इन सवालों के थ्रू। ठीक है, तो द्विपक्षीय तो इसका आंसर वैसे भी नहीं होगा। मैथेटिक्स से संबंध ऐसा कुछ होता नहीं है। मैथेटिक आपके होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। देखो वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का सवाल वहां बनाया था और यहाँ सहसंबंध के बीच में भी डाल दिया इसको।
अब इसको बोलते हैं वर्टिकल, मतलब एक ही सब्जेक्ट में जैसे होता है ना वर्टिकल, एक ही सब्जेक्ट का इंस्टीट्यूट है तो वो एक ही अपने बीच में एक मंजिल के ऊपर हो जाता है, वो एक ही मकान बनता है, एक आपके बराबर में कमरे बन रहे हैं। तो इसको बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो है वर्टिकल कोरिलेशन या लंबवत या ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी आसान सा सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षित अध्ययन, सुपरवाइज स्टडी, अगेन मेथड, अब देख लो, आप काउंट कर लेना मेथड के कितने क्वेश्चन आए हैं। सुपरवाइज स्टडी, ठीक है, सुपरवाइज स्टडी का एक बार सवाल आया हुआ है डेजी मार्विल जॉन का, उसने अगले नाम ही नहीं लिया इस बार। तो नामों को तो नाम पता होने चाहिए कि किसने किया था, डेजी मार्विल जॉन ने किया था, बट डेजी मार्विल जॉन के बारे में उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब आपसे क्या है कि आप पर्यवेक्षित अध्ययन को कितना जानते हो। ठीक है, यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का अनुसरण करती है। ये साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हर आदमी एक दूसरे से अलग है, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हर लोग अलग अलग है। इसलिए एक टाइप के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया, एक टाइप के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया, किसी को इंडिविजुअली कोई बहुत ही कमजोर है तो उसका बिल्कुल उसको अकेले लिया, और टीचर अलग अलग ग्रुप में स्टूडेंट्स को बना के और उनको काम देता है कि आप ये वाला काम करो बैठ के, तो उसके डायरेक्ट सुपरविजन में, ठीक है, उसके डायरेक्ट पर्यवेक्षण में विद्यार्थी काम करते हैं। वो होता है पर्यवेक्षित अध्ययन। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर काम करता है, बिल्कुल करता है। इस विधि में स्वयं करके सीखने के कारण विद्यार्थी आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं। विद्यार्थी को काम दे दिया, मान लो आपने क्वेश्चन दे दिए 4 और उस बच्चे ने 4 के 4 सवाल सॉल्व कर लिए, 3 कर लिए, 2 कर लिए, 1 किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा उसका कि हाँ मैं खुद से कर सकता हूं, बिल्कुल है इसका। इस विधि के उपयोग से विद्यार्थी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं आदि का उपयोग सीख जाते हैं, ये भी ठीक है। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें मतलब ये बेसिकली जैसे आपने क्लासरूम में दे दिया, लाइब्रेरी में बैठ के कर लिया, तो आपने वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं टीचर ने बता दिया कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए, मान लो करंट अफेयर्स में है तो आपको ये टॉपिक्स नोट करने, तो आपको क्या है वहाँ बैठ के आप सीख गए। यह विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। अब देखो यहाँ पे आंसर की में अपने वाले में भी ये वाला शायद ऑप्शन टिक हो गया था उसमें गलती से, बट ये नहीं है, इसमें ये वाला वर्ड है सर्वाधिक। सर्वाधिक का मतलब कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पे दूसरा सवाल है, ये बनना है सबको, क्या है, प्रतिभाशाली बनना है, तो सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, ह्यूरिस्टिक, खोज विधि, जिसमें वो एक अच्छा अनुसंधानकर्ता बनता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सबसे अच्छी विधियां हैं वो। ये वाली जो है विधि सब सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। यहां क्या पूछा है, नहीं। क्या आंसर होगा इसका, 4th। 149 का क्या आंसर होगा, 4th। निम्नांकित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम निर्माण का एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। देखो सारे क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं है वाला, और सबसे कंफ्यूजिंग होता है नहीं है, और स्पेशली इस तरह के ऑप्शन देके फिर उनमें पूछते तो वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और ऐसे करीबन 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं। अब देखो किसकी बात हो रही है, पाठ्यक्रम निर्माण की, करिकुलम की बात हो रही है। ठीक है, करिकुलम पे जो क्यूरेरे वो जो शब्द आने थे वो आ गए, अब उनका जमाना चला गया। पहले सवाल आते थे लैटिन भाषा का शब्द है कि कौन सी भाषा का शब्द है, अब वो सवाल जो है उनका टाइम हो गया पूरा। अब क्या पूछ रहे हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण का एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब पहले तो आप ये देखो कि इनमें से कौन कौन से है, कौन से नहीं है। अब आपको उत्तर इसमें यस या नो में देना है, और फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि निम्नांकित विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। नहीं है वाले जो है आपको सेलेक्ट करने। ठीक है, गतिशील होना चाहिए, बिल्कुल डायनेमिक होना चाहिए, यस। डायनेमिक का मतलब क्या, डायनेमिक का मतलब ये है कि आपका जो है चीजें रिवाइज होनी चाहिए। जैसे मान लो कि अभी आ गया 2021, अभी जनगणना पढ़ रहे हैं अपन 2001 की, 1981 की, उसका कोई रिलेशन, कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई उसकी उपयुक्तता नहीं है। अपन यहां रह के मतलब गतिशील का मतलब कि समय के अनुसार हमारे पाठ्यक्रम बदलते रहना चाहिए। पाठ्यक्रम डायनेमिक हुआ तभी तो इस बार आपका सिलेबस बदल गया, क्यों उसको ज्यादा डायनेमिक बनाया, ये तो ये है। अब देखो इसमें जो 2 ऑप्शन है, वैसे तो ये जो सवाल है ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। एनसीईआरटी की जो किताब पढ़ोगे आप, उस एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल पता है इसके अंदर। ठीक है, अधिगम के लिए जीवन
और जीवन के लिए अधिगम। ठीक है, अधिगम के लिए जीवन, लर्निंग फॉर लिविंग एंड लिविंग फॉर लर्निंग। ठीक है, इनमें से कौन सा, अब इनमें से एक ही है, ये तो पता है अपने को कि दोनों तो नहीं है, एक ही है। इसका मतलब क्या है कि ए तो है ही है। ठीक है, ए तो नहीं वालों में नहीं आएगा, तो यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर जो सिमुलेशन वाले क्वेश्चन में था बीसीडी और एबीसीडी, वापस बात वहीं आके फंस गई, दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए बिना कोई ज्यादा नॉलेज के। एक ये वाला आपको नहीं पता। अब इसका मतलब देखिए आप, अधिगम के लिए जीवन और जीवन के लिए अधिगम। अधिगम के लिए जीवन क्या मतलब, क्या अधिगम के लिए अधिगम मतलब आप लर्निंग किस लिए पढ़ रहे हो, पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, आपको ये पता नहीं है कि कितना पढ़ना है। जैसे सिंपली मान लो कि आपको उसमें एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि आपने सर्किल पढ़ाया 6th 7th में, और एक 9 पॉइंट सर्किल होता है एक्चुअल में, गूगल करके देखना एक्चुअल में यदि आप क्लास देख रहे हो। 9 पॉइंट सर्किल एक स्पेसिफिक सर्किल है, 9 बिंदुओं से गुजरने वाला व्रत। ठीक है, तो आपको कलिष्ठ चीजें नहीं पढ़ानी है, आपको ऐसी चीजें नहीं पढ़ानी कि आपने कोई बहुत भयंकर सवाल बना के, बहुत टीडियस क्वेश्चन बना के इसमें दे दिया एक्चुअल में। जैसे अपने पास में अभी एग रूल रूल एग वाला एग्जांपल दे रखे थे, इतना इन डेप्थ पूछ के क्या पता करना चाह रहे हैं, वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अभी अपने स्कूलों में पढ़ाना नहीं है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सिर्फ आपके एग्जाम तक सीमित है, अपने यहाँ भी कोई उसका एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन वो सवाल दे दिया। हालांकि एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट मतलब आपको जो है सिर्फ अधिगम के लिए अधिगम नहीं होना चाहिए, आपके लिए उसकी उपयुक्तता होनी चाहिए कि 9th में क्या सिलेबस होना चाहिए, 8th में क्या सिलेबस होना चाहिए, 6th में क्या सिलेबस होना चाहिए, 12th में क्या सिलेबस होना चाहिए, 2nd ग्रेड में क्या होना चाहिए, 1st ग्रेड में क्या होना चाहिए, कॉलेज लेक्चर में क्या होना चाहिए। तो ये वाला जो जीवन के लिए अधिगम जो है ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नो वाला देखना आपको ओनली बी। और वैसे ये एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ोगे आप, उसके अंदर एज इट इज पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रश्न थे, 150 प्रश्न, 20 क्वेश्चन जो है। अब आप लोग इसमें चेक कर लो, थोड़ी देर में ऑफिशियल की भी आ जाएगी, उससे मैच कर लेना। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू सभी लोगों को।